Welcome to learning sessions. So it is related to the BSBDA account. BSBD कहता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. इट इज अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. पहले होता था नो फ्रिल अकाउंट होता था. पीएनबी के केस में मित्रा अकाउंट होता था. क्या कौन सा अकाउंट होता था? मित्रा अकाउंट. बीएसबीडीए अकाउंट. राइट. तो ये जो बीएसबीडीए अकाउंट है, दिस इज नॉट अदर देन बट द नो फ्रिल अकाउंट. यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक फैसिलिटीज जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. दैट इज अ बीएसबीडीए अकाउंट. आरबीआई ने प्रमोट किया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए. बेसिक सेविंग बैंक सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी थी जीरो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के साथ. कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है. जिसके पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं है वो ओपन कर सकता है. राइट. ये कंडीशन है कि आपको कोई और सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए. दिस इज अ वेरी प्रीमियम कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है भी है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर बंद करना पड़ेगा. ये कंडीशन है. दिस इज द कंडीशन बीएसबीडी अकाउंट के केस में. मेन फीचर क्या होते हैं? पहली चीज है कि आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना अलाउड है. अकाउंट टाइप क्या रहेगी? सेविंग फंड अकाउंट टाइप हो सकती है. एंड आप फुल केवाईसी के थ्रू या फिर स्मॉल अकाउंट केवाईसी के थ्रू बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर सकते हो. इंटरेस्ट जो रेगुलर अकाउंट्स में मिलता है वही आपको मिल जाएगा. फ्री में आपको एटीएम कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, कैश विड्रॉल्स अलाउड है बैंक ब्रांच के ऊपर, एटीएम के थ्रू अलाउड है. ठीक है. डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज अलाउड है, चेकबुक अलाउड है. मिनिमम आपको 10 जो लीव्स हैं चेक की वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी. पासबुक आपको स्टेटमेंट मिल जाती है. ट्रांजैक्शन लिमिट अगर मान लो तब एप्लीकेबल होगी अगर आपने स्मॉल अकाउंट की तरह ओपन किया. अगर फुल केवाईसी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आपने स्मॉल अकाउंट की तरह ओपन किया फिर लिमिट फिर उस केस में लिमिट हो जाएगी. राइट. क्लियर है ये पार्ट? सो दिस इज बीएसबीडी अकाउंट. तो जल्दी से आपको बताता हूं. नो फ्रिल अकाउंट की तरह ओपन किया जाता है. राइट. एंड मिनिमम बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डिपॉजिट विड्रॉल नॉर्मली कर सकते हो बैंक ब्रांच पर, एटीएम के थ्रू, रेमिटेंस सर्विसेज के थ्रू, सब फैसिलिटीज अलाउड है. आपको डिपॉजिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी लिमिट नहीं है. डेबिट ट्रांजैक्शंस आपकी महीने में सिर्फ 4 हो सकती हैं एटीएम ट्रांजैक्शंस को मिला करके. एटीएम कार्ड फैसिलिटी साथ में मिलेगी, केवाईसी ईमेल गाइडेंस मिल सकती हैं. एंड अगर आपने स्मॉल अकाउंट की तरह ओपन किए फिर हाँ रिस्ट्रिक्शन लगेगी, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन भी अवेलेबल नहीं है इस केस में. एंड फर्दर जो होल्डर होंगे अकाउंट को उनको अलाउड नहीं है कि कोई और सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करे सेम बैंक में. दैट इज नॉट अलाउड. अगर एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट है तो विद इन 30 डेज यू आर टू क्लोज दैट अकाउंट. आपको बंद करना पड़ेगा उस अकाउंट को. Then after that it is the anti money laundering. It is the anti money laundering यानी कि जो AML है उनकी गाइडेंस को समझते हैं. सो AML इज अ 3 tier स्टेप. क्या होता है? 3 tier स्टेप होता है. आप इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो. दैट इज व्हाट दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. उसको मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो गाइडलाइंस जिसके थ्रू आपको मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए रोका जाए. दोनों चीजें अलग अलग है. सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है वो कानून, वो रेगुलेशंस, वो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जिनको डिजाइन किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए, उसे हम कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. उन कानून को हम कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. राइट. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एएमएल के? डेट हमने फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज होने से बंद करना है. अगर कोई क्राइम की प्रोसीड्स है उनको डिटेक्ट करना है, सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना है. दिस इज द मेन पर्पस रिलेटेड टू इट. एंड 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है इस केस में. देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व. वन, इट इज रिलेटेड टू प्लेसमेंट, सेकंड इज अ लेयरिंग एंड थर्ड इज अ इंटीग्रेशन. प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनलीगल मनी जो इंट्रोड्यूस की जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट. वी से इट टू बी प्लेसमेंट. तो 3 तरह के स्टेप होते हैं इसमें. वन, इट इज रिलेटेड टू प्लेसमेंट. प्लेसमेंट का मतलब इलीगल मनी को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, दैट इज द प्लेसमेंट. लेयरिंग होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सो एज टू ऑब्सक्योर द ओरिजिन. आप मेन ओरिजिन को छुपाना चाहते हो
मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते रहते हो। जैसे मान लो कि आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, आपने बैंकिंग चैनल में पैसा जमा करवा दिया, बैंकिंग चैनल में पैसा जमा करवा दिया। अब प्लेसमेंट भी आप खुद नहीं करते, कई बार मनी म्यूल्स का सहारा लेते हो। किसका सहारा लेते हो? मनी म्यूल्स का सहारा लिया जाता है। जैसे मान लो कोई दिहाड़ी वाले बंदे को उठाया, आपने उसको बोला कि मैं तेरे को 1000 रुपए दे दूंगा, मेरा 1 लाख रुपए जमा कर दिया अकाउंट में और 99,000 इन खातों में डाल, 10 खातों में डाल दे। तो मनी म्यूल ने क्या किया? 1 लाख आपका जमा कर लिया या 99,000 जमा कर दिया, ठीक है। अब उसने उसके बाद कर दिया कि 10 खातों में 15 खातों में ट्रांजेक्शन करवा दी उसी सेम अकाउंट से अलग अलग दिनों के ऊपर। तो ये क्या हो गया? दिस इज प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट हो गई। अब इन अकाउंट्स में फर्दर क्या किया? आगे ट्रांजैक्शंस हो रही है, मल्टीपल लेयरिंग हो रही है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अलग अलग अकाउंट्स में, ताकि जो एक्चुअल सोर्स है वो पता ही ना चल पाए, वो पता ही ना चल पाए। दैट इज व्हाट, दैट इज लेयरिंग। चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो आप, कंसील करने की कोशिश कर रहे हो। मल्टीपल ट्रांसफर्स, शेल कंपनीज ओपन कर दी, ये सब चीजें की जा रही हैं। देन फर्दर क्या किया उसके बाद? पैसा लगा दिए लेट से किसी एनजीओ में, सभी अकाउंट से धीरे धीरे एक एनजीओ में पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। दैट वुड बी व्हाट, दैट इज अ इंटीग्रेशन। तो 3 स्टेप होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। दैट इज PLI। PLI, बस ये याद रख लो, मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स याद हो गए, ठीक है जी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू PMLA 2002। इट्स रिलेटेड टू द PMLA 2002. Now what is PMLA? Prevention of Money Laundering Act 2002। ताकि बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल ना हो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यू आर टू पुट इन कंट्रोल द डिटेक्शन, कि आप डिटेक्ट कर पाए, रिपोर्टिंग कर पाए सस्पिशियस एक्टिविटीज को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं CTR के बारे में। मैंने आपको CTR के बारे में बताया ना पहले। फर्दर CTR के बारे में, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में, यानी कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है 10 लाख से ज्यादा या उससे इक्विवेलेंट, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस कुड बी इवन लाइक कि आपकी लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस है लेकिन एग्रीगेट अमाउंट महीने का 10 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो भी उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड बाय द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ द रिपोर्टिंग इज टू बी डन, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। बैंक्स को कम से कम 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, लाइक इवन अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म भी हो गया ना, तो उसके बाद भी 5 साल के लिए डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना पड़ेगा। 5 साल के लिए जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। एंड जो ट्रांजैक्शंस आप सबमिट करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, फर्स्ट वन CTR, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट CCR। अब इनकी रिपोर्टिंग ना ट्रांजैक्शंस की आप RBI को भी करते हो। CTR CCR आप RBI को भी रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है। एंड फर्दर NTR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, राइट। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। दीज आर द 5 रिपोर्टिंग्स किसको करनी पड़ती हैं? FIUIND को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। CTR का क्राइटेरिया क्या है? अगर ट्रांजैक्शंस ग्रेटर देन 10 लाख और इक्विवेलेंट बेसिकली है अमाउंट में या किसी फॉरेन करेंसी में है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा CTR के पास। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के केस में विद इन 7 डेज आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। विद इन 7 डेज द रिपोर्टिंग इज टू बी डन, राइट। अब बात आती है वायलेशन की, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि whenever we are talking about the bank or financial institution we say them to be RE। RE का मतलब होता है regulated entity। क्या मतलब होता है? regulated entity। Now when the regulated entity, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई आपने डाटा सबमिट करना है, आपने चीजें बतानी है, राइट, आपको रिपोर्टिंग करनी है। नो लेट्स से इसकी जो प्रिंसिपल ऑफिसर है या जो डायरेक्टर है वो सबमिशन नहीं कर रहे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या कोई कंट्रावेंशन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो बहुत रिग्रेस इंप्रिजमेंट है। एक तो रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो गया, तो रिपोर्टिंग से रिलेटेड तो 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। कितना? हर एक इंस्टेंस के लिए अप टू 1 लाख ऑफ द फाइन हो सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर, अगर रिपोर्टिंग नहीं होती, राइट। लेकिन जो पर्सन इन्वॉल्व है, अगर वायलेशन की जाती है,
तो उसके केस में उस पर्सन को जेल हो सकती है, जो कि 7 साल तक की हो सकती है, या फिर 5 लाख तक का फाइन भी इवन हो सकता है, राइट। तो दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो वायलेशन जो है वो काफी रिग्रेस यहां पर पनिशमेंट मिलती है इन केस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रिग्रेस पनिशमेंट्स मिलती हैं, और रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर भी नॉन रिपोर्टिंग के लिए दिक्कतें हैं काफी। तो पनिशमेंट जो है वो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। एंड जहां पर एनडीपीएस से रिलेटेड एक्ट होते हैं, राइट, नेशनल, अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कुछ करते हो तो उसके केस में आपको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है इन दैट सिनेरियो। क्लियर है चीज? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए? कंफर्म कर दें यस लिख करके इफ यू आर क्लियर विद दीज पॉइंट्स सो फार, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द CKYCR। आजकल तो चलता ही है हर जगह पे CKYCR। बेसिक रूल्स पता होना जरूरी है कि CKYCR है क्या। दिस इज सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। दिस इज सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री एंड दिस इज एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। CKYCR एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी है KYC रिकॉर्ड्स की, यानी कि कस्टमर्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सेंट्रलाइज किया गया है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ KYC ना हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ पाए, AML कंप्लायंस ज्यादा बेटर हो पाए। एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द PMLA। ठीक है, इस्टेब्लिश किसके अंदर है? PMLA के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। एंड ऑपरेटेड किसके द्वारा है? सरसई के द्वारा ऑपरेटेड है, राइट। एंड ये जितने भी आरबीआई के रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। एंड CKYCR को किसे अपलोड करना पड़ेगा? CKYCR के ऊपर कौन अपलोड करेगा? जो बैंक है, NBFCs हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, वो अपलोड करेंगे। एंड CKYCR अपलोड करना कब मैंडेटरी होगा? जब नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, या फिर KYC अपडेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनके ऊपर तो एप्लीकेबल है ही है, और साथ के साथ जो नॉन इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। एंड CKYCR के केस में एक आइडेंटिफायर इशू किया जाता है, दैट इज सेड टू बी द CKYC ID। CKYC आइडेंटिफायर कहते हैं इसको। दिस इज 14 डिजिट यूनिक नंबर। अगर आप सक्सेसफुली अपलोड करते हो KYC को तो 14 डिजिट का नंबर, यूनिक नंबर जनरेट किया जाएगा। एंड ये KYC नंबर रेफरेंस की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो अक्रॉस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ये इनेबल करता है कि आप अपने KYC को रीयूज कर सकते हो रिपीटेड डॉक्यूमेंटेशन के बिना। आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, OVDs, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपका पैन या आधार जो होता है, राइट, वो सब डिटेल्स आपकी अवेलेबल हो जाएंगी। सो इंडिविजुअल कस्टमर, लीगल एंटिटीज, जो पर्सन है विद पैन कार्ड, विदाउट पैन कार्ड, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो मेन पर्पस क्या है कि अक्रॉस द मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आपको एक बार KYC करना पड़ेगा। कस्टमर का इनकन्वीनियंस काफी कम हो जाता है, राइट। एंड अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, डाटा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस में स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स रिलेटेड टू इट। क्लियर है चीज? फर्दर इट्स रिलेटेड टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? जो भी पैसा आप जमा करवाते हैं बैंक में, राइट, उस केस में एक इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एंड ये इंश्योरेंस जो है दैट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज पर अकाउंट होल्डर, नॉट पर अकाउंट। दिस इज 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिटर यू कैन से, जिसमें प्रिंसिपल प्लस अक्रूड इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या DICGC के केस में इंटरेस्ट अमाउंट को कवर किया जाता है? यस, इट इज कवर्ड। ये पर बैंक एप्लीकेबिलिटी होती है, नॉट पर ब्रांच, ध्यान रखिएगा।
जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया में, वो सभी इसमें इसके दायरे में आते हैं। आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, सब इसके दायरे में आते हैं, लेकिन एनबीएफसी इसके दायरे में नहीं है। डिपॉजिट्स में सेविंग फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट सभी इसमें कवर्ड है, लेकिन हाँ इंटर बैंक डिपॉजिट कवर्ड नहीं है, गवर्नमेंट डिपॉजिट कवर्ड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पैसा पड़ा है वो कवर नहीं है, अगर डिपॉजिट रिसीव करा इंडिया से बाहर वो कवर्ड नहीं है, राइट, ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे करेगा? बैंक जो है वो पे करेंगे, डिपॉजिटर्स को नहीं पे करना होता। एंड ये कब एप्लीकेबल होगा? लेट्स से बैंक दिवालिया हो गया, लिक्विडेशन निकल गया, बैंक को मॉरेटोरियम में रख दिया, या बैंक का लाइसेंस खत्म हो गया, या अमेलगमेशन प्रोसेस हो गया, राइट, तब ये एप्लीकेबल होगा। और डीआईसीजीसी को इंश्योर्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा विद इन 90 डेज ऑफ द क्लेम लिस्ट, जब उसको मिल जाएगी उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट रिलेटेड इट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.